हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, बहुत अच्छे से एग्रेसिवली आप पढ़ाई कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। आज हमारा जो टॉपिक है एथिक्स के अंदर डे 2 के तौर पे हमने पिक किया है डिफरेंसेस की एक सीरीज को। हम 3 to 4 टर्मोलॉजीज के बीच में डिफरेंशिएशन को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि ये टर्म जब आपके एग्जाम्स में या फिर आगे आपके केस स्टडीज के अंदर या चीज़ों को समझते हुए, एथिक्स के पेपर को समझते हुए चीज़ें जब आए, तब आपको थॉट ऑफ क्लैरिटी रहे कि आखिर इन वर्ड्स का मीनिंग कैसे हो सकता है और किस तरीके से ये वर्ड्स दूसरे मीनिंग के साथ सेग्रीगेटेड होते हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो इसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारा आज का टर्म है एथिक्स वर्सेस मॉरलिटी, सॉरी, राइट। किस तरीके से एथिक्स और मॉरलिटी में आके क्या फर्क होता है। हमने जब एथिक्स के डेफिनेशन को पढ़ा था, एथिक्स के लेक्चर को सुना था, तब आप ऊपर देख सकते हैं हमारे एथिक्स के लेक्चर को भी, व्हाट इज एथिक्स, कहीं ना कहीं वहां पे हमने समझा था कि मॉरलिटी भी अंडरस्टैंडिंग एथिक्स को बनाने में मदद करती है कहीं ना कहीं, राइट। बट वो किस तरीके से डिफ्रेंसिएशन भी हो सकता है उनके बीच में, आज उसे समझने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, यहाँ पे हमारा शुरू करने से पहले हम बेसिक से कोड से शुरू करते हैं हमेशा। एवरीवन नोस कि हम एक कोड के साथ आगे बढ़ते हैं कि उस टर्मिनोलॉजी को लेके ही कोड ले, उस टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए एक कोड की अंडरस्टैंडिंग को समझे, ताकि आप पेपर जब करने जाए तब आपके पास मल्टीपल ऑफ कोड्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कहीं ना कहीं, राइट। मॉरलिटी इज अ प्राइवेट एंड कॉस्टली लग्जरी। बहुत सिंपल है, बहुत शानदार सा कोट है। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा है कि मॉरलिटी आखिर है क्या, कहीं ना कहीं एक प्राइवेट पर्सनल लेवल पे मॉरलिटी का इंपॉर्टेंस को बताने की कोशिश की है। और कॉस्टली लग्जरी, सबसे कीमती और महंगी चीज है। मॉरलिटी हर किसी के पास इंडिविजुअल लेवल पे होती है कहीं ना कहीं, और वही सबसे ज्यादा कॉस्टली और प्राइवेट लग्जरी चीज के तौर पे देखी जाए। ये कोट दिया गया हेनरी एडम्स के द्वारा, बहुत बड़े स्कॉलर्स फिलोसोफर रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, डिफ्रेंसिएशन को समझने की कोशिश करते हैं। डिफ्रेंसिएशन को समझते समय हम यहाँ पे उनके डिफरेंट एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे डेफिनेशन के फॉर्म में समझेंगे, सोर्स के फॉर्म में समझेंगे, स्कोप के फॉर्म में समझेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के फॉर्म में समझेंगे, एग्जाम्पल्स के फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर और एथिक्स और मॉरलिटी में फर्क क्या हो सकता है कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे इन केस आपको स्पीड स्लो लग रही हो तो आप इसको 1.5 या 2x पे भी देख सकते हैं, बट इसको एंड तक देखिएगा जरूर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कहीं ना कहीं केस स्टडीज के साथ साथ कुछ एग्जांपल्स लेंगे और किस तरीके से आंसर राइटिंग में इस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं। आंसर राइटिंग में इन टर्मिनोलॉजीज की अप्रोच को कैसे समझ सकते हैं उसे भी समझने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, एथिक्स क्या होता है अगर डेफिनेशन पर्सपेक्टिव से समझे, सिंपल डेफिनेशन की आखिर एथिक्स और मॉरलिटी में डिफरेंशिएशन क्या है। एथिक्स रिफर्स टू सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत प्रिंसिपल्स जो हैं दैट गाइड कंडक्ट ऑफन इन्फ्लुएंस बाय एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स। किस तरीके से एथिक्स को समझने के लिए कुछ ऐसे रूल्स, रेगुलेशंस, कंडक्ट, प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिस्टम के अंदर कुछ रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स हैं जिनके तहत सबको चलना होगा, और एक ये स्टैंडर्ड सेट है कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मारा पीटी नहीं करनी, वॉयलेंस नहीं करना, ये बेसिक स्टैंडर्ड सेट हुआ, ये एथिक्स कहलाया कहीं ना कहीं। ये स्टैंडर्ड्स किसके द्वारा सेट किए जा सकते हैं? सोसाइटी के द्वारा सेट किए जा सकते हैं, प्रोफेशन के द्वारा सेट किए जा सकते हैं, किसी लॉ के द्वारा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, इनके द्वारा सेट किए जा सकते हैं। तो ये डिपेंडेंसी रखता है। सोसाइटी आपके डिफरेंट तरीके के रहन सहन उस पर भी डिपेंड करता है, कहने के प्रोफेशन आप किस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करें उस पर भी डिपेंड करता है, उनके एथिक्स के एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? मीन्स सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन जिसके तहत किसी एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को या पब्लिक को, सबको एक साथ उसी तरीके से, उसी स्टैंडर्ड, उसी पैटर्न के साथ कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, राइट। तो ये एथिक्स के अंदर है। अब मॉरलिटी से डिफरेंशिएट कैसे हो सकती? मॉरलिटी इज अ पर्सनल बिलीफ सिस्टम। यहां पे हम सिस्टम की बात कर रहे थे सोसाइटल लेवल पे, कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, लॉ के लेवल पे कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे हमारा मॉरलिटी आ रहा है किस तरीके से? बिलीफ, पर्सनल बिलीफ सिस्टम है अबाउट राइट एंड रॉन्ग। मेरे खुद के इंडिविजुअल लेवल पे मैं किस तरीके से क्या चीज में सही मानता हूं, क्या चीज को गलत मानता हूं, उस पर डिपेंड करती है मॉरलिटी। शेप्ड बाय कल्चर, मेरा किस तरीके का कल्चर है, आपका किस तरीके का कल्चर है, आपके फ्रेंड का किस तरीके का कल्चर, उस पर डिपेंड करता है। रिलीजन, धर्म कैसा है आपका कहीं ना कहीं। अपब्रिंगिंग, मतलब किस तरीके से आपकी बाय बर्थ से कैसी एजुकेशन हुई, या किस तरीके से आप लिविंग ऑफ आपकी स्टैंडर्ड्स रहे कहीं ना कहीं, उस पर डिपेंड करेगा मॉरलिटी कहीं ना कहीं, राइट। और यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा एथिक्स थोड़ा सोसाइटल लेवल, ब्रॉडर लेवल पे,
मॉरलिटी इंडिविजुअल लेवल पे वर्क कर रही है कहीं ना कहीं, राइट? अब इसका सोर्स कहाँ है? सोर्स इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, बट एक बार समझना जरूरी करें। डिराइव फ्रॉम सोसाइटी, इंस्टीट्यूट्स और प्रोफेशनल कोर्स। हम मानते हैं कि एथिक्स जो डेवलप होता है वो बेसिकली सोसाइटी के अंदर डेवलप होता है सबसे ज़्यादा, इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट पब्लिक किसी भी तरीके की इंस्टीट्यूशन हो सकती है उसमें होता है, और प्रोफेशनल कोड्स मतलब किस तरीके से हम वर्किंग कर रहे हैं वहाँ पे किस तरीके से कोड्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उस पर डिपेंडेंसी रख सकता है कहीं ना कहीं। यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि सोर्स जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट थिंग्स के तौर पे देखा जा रहा है कि आखिर ये चीज डेवलप कैसे हो रही है कहीं ना कहीं, राइट? इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये डेवलपमेंट को बताने, डेवलपमेंट स्टेज ऑफ एथिक्स को बताने की कोशिश कर रहा है। मॉरलिटी क्या है? कम्स फ्रॉम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड कल्चर वैल्यूज। इंडिविजुअल लेवल पे मेरी कैसी कॉन्शियसनेस है किसी चीज को लेके उस पर डिपेंड करता है, और मेरी कल्चरल वैल्यूज कैसी है उस पर डिपेंड करता है कहीं ना कहीं, राइट? तो होपफुली आपको डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। हम यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन को कैसे यूज करना है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे, राइट? अब यहाँ पे एथिक्स और मॉरलिटी के स्कोप कहाँ पे बनते हैं? हम पढ़ तो रहे हैं, इन टर्मिनोलॉजीज को समझ तो रहे हैं, लेकिन इनके स्कोप कहाँ है कहीं ना कहीं? वाइडर एप्लीकेशंस, मतलब बहुत वाइडर लेवल पे चीज़ों को समझाने की कोई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है प्रोफेशनल लेवल पे, लो लेवल पे या सोसाइटल लेवल पे चीज़ों को समझा रहा है, तो ये वाइडर एप्लीकेशंस को जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, लीगल, प्रोफेशनल, सोशल, इन सब टर्मिनोलॉजीज का ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं। मॉरलिटी क्या है? मोर पर्सनल एंड सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब किसी एक इंडिविजुअल चीज पे डिपेंडेंसी रख रही है कहीं ना कहीं, वो चीज को समझिए। फ्लेक्सिबिलिटी। अब एथिक्स और मॉरलिटी में फ्लेक्सिबिलिटी होना भी बहुत जरूरी कहीं ना कहीं। कैन इन्वॉल्व विद टाइम एंड सोसाइटल चेंजेस। समय के साथ किस तरीके से सोसाइटी में कोई चेंज हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंटल चेंजेस आज के समय में बहुत हो रहे थे। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट सोसाइटी को लेके, इन्वायरमेंट को लेके एजेंडा 21 में बहुत ज्यादा चेंजेस देखे जा सकते हैं कहीं ना कहीं समय के साथ। तो ये एथिक्स की फ्लेक्सिबिलिटी हुई कहीं ना कहीं। मॉरलिटी थोड़ा सा रिजिड होती है। रिजिड मतलब कि वो इंडिविजुअल लेवल पे ना, इंडिविजुअल लेवल पे इतना आसानी से चीजों को, चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल काम है कहीं ना कहीं, राइट? एज मोरल बिलीफ्स आर डीपली हेल्ड। मेरे खुद के जो बिलीफ है, मेरे खुद के जो थॉट प्रोसेस की इच्छाएं हैं, मेरी भावनाएं हैं, मेरे जज्बात है कहीं ना कहीं, वो सब कहीं ना कहीं थोड़े से रिजिड होते हैं। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर पैटर्न को हम फॉलो करते आ रहे हैं लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में, और ऑल ऑफ ए सडन अगर उसको हम देखेंगे चेंज होना है कहीं ना कहीं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होती है कहीं ना कहीं। बाय बर्थ आपकी हो सकता है कहीं पे कि आपको आदत है कि आपको फॉर एग्जाम्पल के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स में आपके घर में आप इसी तरीके से रहेंगे, या इसी तरीके से खाना बनेगा, या इसी तरीके से आपके लेफ्ट हैंड से खाएंगे, या इसी तरीके बर्तन में खाएंगे कहीं ना कहीं, वहां पे मॉरलिटी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि आप उस लेवल पैटर्न को जी चुके हैं ना, कहीं वो हैबिचुअल हो चुके हैं। अब आप चीजों को जब हैबिचुअल हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो वहां पे चेंजेस होना बहुत मुश्किल है। मॉरलिटी समझना कि आप किसी चीज को लेके हैबिचुअल हो गए बहुत ज्यादा, राइट? एग्जाम्पल, अ लॉयर फॉलो प्रोफेशनल एथिक्स व्हेन दे पर्सनली डिसएग्री विद द क्लाइंट्स एक्शन। लॉयर के साथ देखा जा सकता है, प्रोफेशनल एथिक्स डॉक्टर्स के साथ देखा जा सकता है, उसके अलावा हम यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहे हैं उनके साथ एथिक्स देखी जा सकती है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट देखी जा सकती है कहीं ना कहीं। मॉरलिटी क्या है? अ पर्सन में रिफ्यूज टू लाई इवन इफ इट बेनिफिट्स देम बिकॉज देयर मॉरलिटी ऑब्वियस डिसऑनेस्टी। इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है कि मेरे को अगर कोई चीज गलत दिख रही है तो मैं उस गलत के साथ नहीं जाऊं, क्योंकि मेरे इंडिविजुअल बिलीव्स, मेरे इंडिविजुअल ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही है उस चीज को लेके कहीं ना कहीं, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉरलिटी एथिक्स से थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन तो रख पा रही है। आपको होपफुली यहाँ पे क्लियर होगा। इन केस कोई भी तरह की कंफ्यूजन है, कोई भी तरह की डाउट, आप डायरेक्टली हमें हमारे टेलीग्राम पे या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे हमें लिंक कर सकते हैं कहीं ना कहीं, या फिर आप कमेंट डाउन पे लिख सकते हैं अपनी जो भी क्वेरीज है, राइट? चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा एथिक्स सॉरी, एथिक्स वर्सेस मॉरलिटी इन यूपीएससी आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में इसकी कैसे इंपॉर्टेंस देखी जा सकती है कहीं ना कहीं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, राइट? हम हमेशा जब टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे उनकी आंसर राइटिंग की अप्रोच को भी समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आंसर्स के अंदर आप किस तरीके से उन चीजों को इंप्लीमेंट कर पाए वो भी आपको क्लैरिटी होती रहे साथ साथ में, राइट? व्हाट इज डिफरेंस इंपॉर्टेंट, व्हाई इज डिफरेंस इंपॉर्टेंट, राइट? सॉरी, यूपीएससी एथिक्स जीएस पेपर 4 is about applying ethical reasoning in governance rather than just discussing personal morality. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्यों रख रहे हैं आप इस डिफरेंशिएशन को समझना? आप समझिए कि किस तरीके से गवर्नेंस जब चल रहा है तो वहाँ पे एथिकल रीजनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इंडिविजुअल लेवल पे मेरी क्या भावना है, मेरे क्या थॉट प्रोसेस है, मेरी क्या इच्छाएं हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है।
एथिकल रीजनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि वो सोसाइटल लेवल पे कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, लॉ ये सब बन रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। वो ऑल ओवर स्टैंडर्ड सेट कर रहा है यूनिवर्सल लेवल पे, मॉरलिटी इंडिविजुअल लेवल पे कर रहा है। तो यहाँ पे पर्सनल मॉरलिटी को थोड़ा सा एक्सक्लूड कर दिया जाता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, राइट। क्योंकि एज एन एडमिनिस्ट्रेशन आप जब सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, अभी एस्पिरेंट है, सिविल सर्वेंट जब बनेंगे, तब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी ये चीज देखी जाएगी कि आप किस तरीके से आपके जो इंटरव्यूज हैं या आंसर्स में आप पर्सनल लाइफ को, मॉरलिटी को कैसे साइड करते हुए या उसका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते हुए, बेनिफिट में लेते हुए एक एथिकल रीजनिंग को गवर्नेंस में जनरेट कर पा रहे हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में सोसाइटी के लिए वर्क कर पा रहे हैं, सोसाइटी को पॉजिटिव डायरेक्शन में धकेल पा रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। अब एथिक्स क्या हुआ? एप्लीकेबल टू गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी मेकिंग। अब आपको सोचिए, एथिक्स इन सब में इंक्लूड हो रहा है, गवर्नेंस में इंक्लूड हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड हो रहा है, पॉलिसी मेकिंग में इंक्लूड हो रहा है। मॉरलिटी क्या है? मोर पर्सन बट कैन इन्फ्लुएंस एथिकल डिसीजन मेकिंग। थोड़ा सा पर्सनल है बट इन्फ्लुएंस करता है एथिकल डिसीजन मेकिंग को भी कहीं ना कहीं। आप सोच को आपको सोच के देखिए, क्योंकि एट द एंड एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग चलाने वाले कौन है? इंडिविजुअल ही तो है कहीं ना कहीं। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपकी एक लेवल तक एथिकल डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकती है मॉरलिटी, बट एथिकल डिसीजन मेकिंग पूरी मॉरलिटी पे डिपेंडेंट हो ये जरूरी नहीं है कहीं ना कहीं, राइट। चलिए आगे आ रहा है अपना एथिक्स वर्सेस मॉरलिटी इन यूपीएससी आंसर राइटिंग की बात करें। हाउ टू यूज इट इन आंसर, आंसर्स के अंदर कैसे यूज करना है उसे समझने की कोशिश। स्ट्रक्चर योर आंसर विथ एथिकल रीजनिंग रेदर देन पर्सनल ओपिनियन। आप अपने पर्सनल ओपिनियंस को साइड रखिए। हमेशा यूपीएससी पेपर के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंटली क्या देखा गया है? आप हमने पर्सनल ओपिनियन को साइड रखते हुए यूनिवर्सल लेवल पे एथिकल रीजनिंग देते हुए सोसाइटल लेवल पे कैसे बेटर चीजों को जनरेट कर पा रहे हैं, उसी चीज की तो चेक किया जा रहा है आपको कहीं ना कहीं, राइट। कोट एथिकल थ्योरीज, थिंकर्स, केस स्टडी टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट्स। ज्यादा से ज्यादा थ्योरीज, थिंकर्स और फिलोसोफर्स जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले लेक्चर्स में, उनके केस स्टडीज उन सबको पढ़ना शुरू कीजिए, आर्ग्यूमेंट्स लीजिए उनसे कहीं ना कहीं, उनके तहत उन्होंने किस तरह की टर्मिनोलॉजीज दी उसके आर्ग्यूमेंट दीजिए। शो द बैलेंस बिटवीन एथिक्स एंड मॉरलिटी। एथिक्स और मॉरलिटी में थोड़ा सा बैलेंस भी रखना है, किस तरीके से आप डिसीजन मेकिंग अगर कर रहे हैं, आप पूरा एथिकल होकर डिसीजन मेकिंग करेंगे तो भी गलत हो सकता है, पूरा मोरालिटी पे डिपेंडेंट होकर भी अगर डिसीजन मेकिंग करें तो भी गलत है। आपको इन दोनों में सिचुएशन बेस पे डिपेंडेंसी में बैलेंस रख के काम करना होगा। फिर अब बैलेंस कैसे रखना होगा वो आगे हम एग्जाम्पल में देखेंगे, और कहीं ना कहीं एग्जाम्पल आंसर। शुड सिविल सर्वेंट फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स इफ इवन इफ देयर पर्सनल मोरालिटी डिसएग्री। क्या यहाँ पे एक सिविल सर्वेंट को स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना चाहिए अगर उनकी खुद की इंडिविजुअल पर्सनल मॉरलिटी एग्री नहीं हो रही किसी सिचुएशन? इंडिविजुअल लेवल पे कई बार होता है ना कि ग्रुप लेवल पे तो सबने एक्सेप्ट कर लिया, इंडिविजुअल लेवल पे आप उस चीज को डिनाई करने लग जाते हैं कहीं ना कहीं, राइट। आप उस चीज को डिसएग्री कर रहे हैं, तो वहां पे शुड सिविल सर्वेंट फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स इवन इफ देयर पर्सनल मॉरलिटी डिसएग्री। एथिकल पर्सपेक्टिव क्या कहता है? सिविल सर्वेंट मस्ट अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोफेशनल एथिक्स इवन इफ देयर पर्सनल बिलीव्स डिफर। उनको भले कुछ भी हो, अगर उनके अगर एज एन एस्पिरेंट आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे कहीं ना कहीं, वहां पे आप देख सकते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोफेशनल एथिक्स, पर्सनल बिलीफ से डिफर होने चाहिए हमेशा। आप हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन या फिर प्रोफेशनल एथिक्स जो है, लॉ जो है, उनको सबसे ऊपर लेते हुए वर्क करेंगे रेदर देन योर पर्सनल बिलीफ। मॉरल पर्सपेक्टिव कैसे रख सकते हैं? पर्सनल मॉरलिटी में इंस्पायर देम टू एक्ट विद कंपैशन एंड जस्टिस बट शुड नॉट ओवरराइड एथिकल ड्यूटीज। हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे कि हमने केस स्टडी भी पढ़ी थी अभी रिसेंटली, कि किस तरीके से एक एस्पिरेंट आईएएस ऑफिसर थे जिन्होंने पब्लिक की मदद से इंडिविजुअल लेवल पे हेल्प लेते हुए कहीं ना कहीं इंडिविजुअल मॉरलिटी, इंडिविजुअल चीजों को ध्यान में रखते हुए, सिंपैथी को जनरेट करते हुए लोगों से फंडिंग इकट्ठा करवा के फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था कहीं ना कहीं विदाउट द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट फंड। तो आप खुद सोच के देखिए, यहाँ पे मॉरल पर्सपेक्टिव थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रख पा रहा है आपकी वर्किंग के अंदर। हाँ, वहां पे ओवरराइड एथिकल ड्यूटीज को ओवरराइड नहीं करना। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहां पे फंड इकट्ठा करके आप अपनी जेब में रख लें कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ नहीं करनी। ये चीज़ को यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के साथ मेंटेन भी करना है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे आप खुद सोच के देखिए किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो, यही आंसर के एथिक्स पेपर के आंसर राइटिंग में चेक किया जा रहा है कहीं ना कहीं, राइट। चलिए नेक्स्ट आ रहा है अपना कुछ एक दो और केस स्टडीज है। A bureaucrat is asked to approve a harmful project under political pressure। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई तब आप क्या करोगे? एथिकल अप्रोच क्या कह रही? अपहोल्ड एनवायरमेंटल एथिक्स एंड पब्लिक वेलफेयर ओवर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस।
आप सबसे पहले एनवायरनमेंट की कितना हार्म हो रहा है उस चीज़ को ध्यान में रखोगे, पब्लिक वेलफेयर का ध्यान में रखते हुए फिर जाके डिसीजंस लोगे कहीं ना कहीं। वहीं पे मॉरल डायलेमास क्या जनरेट होता है, डायलेमास हमने बात करी थी किस तरीके से किसी दो चीज़ों में कंफ्यूजन होना। इफ दे पर्सनली बिलीव इन लॉयल्टी टू सुपीरियर्स इट में कॉन्फ्लिक्ट विद देयर एथिकल ड्यूटीज। अगर गलती से भी आप वहां पे अपने इंडिविजुअल मॉरलिटी को ध्यान में रखते हो सकता है वो पॉलिटिकल प्रेशर वाला पर्सन आपकी फैमिलीज को हार्म करने की कोशिश करे, आपके इंडिविजुअल की जो रेपुटेशन है उसको हार्म करने की कोशिश करे, तो वहां पे वो चीज एक पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव बनता है आपके इंडिविजुअल लेवल पे, कहीं ना कहीं बिलीफ बन रहा है कहीं ना कहीं। तो आप खुद सोच के देखिए कि यहाँ पे एथिकल डायलेमास या मॉरल डायलेमास इस तरीके के जनरेट हो रहे हैं। सॉल्यूशन क्या हो सकता है, फॉलो एथिकल गवर्नेंस, अबाइड बाय लॉ एंड रिफ्यूज अप्रूवल बेस्ड ऑन रैशनल डिसीजन। सॉल्यूशन सिंपल हो सकता है कि किस तरीके से आप पॉलिटिकल प्रेशर में ना है, इंडिविजुअल मॉरलिटी को साइड रखें और वहां पे एथिकल डिसीजंस लें जो सोसाइटी या कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेशन को लेने चाहिए या एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल सर्वेंट को लेने चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। केस स्टडी 2 क्या कह सकती है, अ डॉक्टर रिफ्यूजेस टू ट्रीट ए क्रिमिनल बेस्ड ऑन पर्सनल बिलीफ। अब हो सकता है कि यहाँ पे हम देखें कि डॉक्टर की प्रोफेशनलिज्म क्या कहती है, किस तरीके से उनको अगर कहीं पे भी कोई अगर पेशेंट दिख रहा है वो अगर ट्रीटमेंट चाहिए उसको, तो एज एन डॉक्टर ही हैज एन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल ड्यूटी टू परफॉर्म अ ट्रीटमेंट। बट वहीं पे अगर वो बहुत बड़ा गुंडा है या फिर उसको बहुत ज़्यादा क्रिमिनल केसेस हैं उसके खिलाफ, उसने बहुत ज़्यादा सोसाइटी को हार्म किया है क्रिमिनली, तो वहाँ पे हमारे पर्सनल बिलीफ इस चीज़ को, हमारी मॉरलिटी इस चीज़ को एग्री नहीं करती। एथिकल स्टैंड पॉइंट, मेडिकल एथिक्स डिमांड्स ट्रीटमेंट ऑल पेशेंट्स इक्वली। ऑब्वियस ही बात है, एथिकल प्रोफेशनलिज्म की बात करें ना, प्रोफेशनल एथिक्स में ये चीज आ रही है कि भले कोई भी कैसा भी दिख रहा हो, डॉक्टर शुड ट्रीट देम इक्वली। मॉरल स्टैंड पॉइंट क्या हो सकता है, डॉक्टर पर्सनल मॉरलिटी माइट सी द क्रिमिनल एज अंडर अनडिजर्विंग ऑफ हेल्प। वो क्रिमिनल है तो इंडिविजुअल लेवल पे मेरे को लग सकता है कि इसने बहुत ज्यादा केसेस किए, बहुत ज्यादा कुछ किया है, तो वहां पे कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पे डॉक्टर एग्री नहीं करेगा। सॉल्यूशन क्या होता है, एथिकल ड्यूटी मस्ट बी प्रिवेल ओवर मॉरल जजमेंट टू मेंटेन प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को सबसे ऊपर रखा जाए कहीं ना कहीं, वहां पे आपकी जो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है उसको साइड रख के प्रोफेशनल ड्यूटी को ऊपर रखा जाए, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट को ऊपर रखा जाए, प्रोफेशनल जो अपने जस्टिस बोलता है उसको ऊपर रखा जाए टू मेक अ ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं, राइट। होपफुली आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से एथिक्स और मॉरलिटी को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है और इन दोनों के केस स्टडीज में कैसे इन्वॉल्वमेंट आ सकते हैं आपके आंसर राइटिंग में कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, सो एज एन कंक्लूजन हम क्या देख सकते हैं, एथिक्स, गवर्नेंस, प्रोफेशनलिज्म, सोसाइटी कंडक्ट, सोशल कंडक्ट, सॉरी, किस तरीके से गवर्नेंस में देखा जा सकता है, प्रोफेशनलिज्म में, सोशल कंडक्ट में देखा जा सकता है। मॉरलिटी पर्सनल वैल्यूज और बिलीफ पे डिपेंड करता है। यूपीसी एस्पिरेंट मस्ट फोकस ऑन एथिकल रीजनिंग, आंसर राइटिंग एंड केस स्टडीज। ऑब्वियस सी बात है, आप ज्यादा से ज्यादा एथिकल रीजनिंग पे ध्यान दें इन आंसर राइटिंग रेदर देन केस स्टडीज। बैलेंस पर्सनल मॉरल विद प्रोफेशनल एथिक्स फॉर जस्ट एंड फेयर गवर्नेंस, फेयर गवर्नेंस के लिए ध्यान दें कहीं ना कहीं। तो होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे आपको डिसीजन किस तरीके से लेना है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, आपको एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को ऊपर रखना है रेदर देन मॉरलिटी, योर पर्सनल बिलीफ को साइड रखते हैं, क्योंकि आपके एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, गवर्नेंस, सोसाइटी, प्रोफेशनलिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मॉरलिटी आपकी पर्सनल वैल्यूज, बिलीव्स पे डिपेंड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा कि इन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है, किस तरीके से अगर आंसर्स में इनकी अप्रोच को समझना हो या लिखना हो वो कैसे लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक मॉरलिटी और लॉ में क्या फर्क हो सकता है, इस तरीके के टॉपिक को एंगेज करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।